नमस्कार, न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। इस वक्त की बड़ी खबर से आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और बड़ी खबर यही है कि केदारनाथ पहुंच चुकी है बाबा की डोली। केदार की पंचमुखी उत्सव डोली अपने धाम केदारनाथ पहुंच गई है। आज बाबा केदार की डोली केदारनाथ में ही रहने वाली है। बुधवार यानी कि कल केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहुंचे पहले ही कल बाबा केदार की डोली को लेकर भक्त बर्फ और कड़ाके की ठंड के बीच पूरे सम्मान के साथ केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ते गए। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए साल में 6 महीने खोले जाते हैं और डोली फिलहाल केदारनाथ में ही रहेगी। कल विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। मान्यता है कि डोली उठाने वाले भक्त जो होते हैं वो नंगे पैर ही डोली को लेकर जाते हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्त भारी बर्फबारी के बीच में नंगे पैर चल रहे हैं। जानकारी आपको दें कि कल बाबा केदार के कपाट सुबह 6:10 पर खुल जाएंगे और बाबा केदार के कपाट खुलने के दौरान मुख्य पुजारी और उत्सव डोली के साथ गए चुनिंदा हक हकूकधारी ही मौजूद रहने वाले हैं। तो लॉकडाउन के इस समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए देखिए किस तरह से केदारनाथ पहुंची है बाबा की डोली। मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह रावत रुद्रप्रयाग से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आज का दिन तो अहम है ही, लेकिन कल का दिन तो और अहम हो जाएगा जब सुबह 6:10 पर कपाट खुलेंगे। जी बिल्कुल, बाबा केदार की जो उत्सव डोली है वो केदारनाथ धाम जो है कल पहुंच चुकी है। कल शाम को जो है केदारनाथ धाम जो है बाबा की उत्सव डोली पहुंची है। और क्या उसके बाद जो है जो कपाट खुलने से पूर्व की जो प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे भैरव पूजा की हो, चाहे जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का संपन्न किया जा रहा है वहां पर। और कल जो है जिस तरह से 6:10 पे बाबा केदार के कपाट खुलने हैं उसकी पूरी तैयारियां की जा रही है। मंदिर को जितना हो सके, क्योंकि काफी कम संख्या में वहाँ पे लोग हैं, तो जितना हो सके उतना सजाने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन है। चुनिंदा लोग ही बाबा की डोली को लेकर जा रहे हैं और नंगे पैर कड़ाके की ठंड मोटी मोटी बर्फ के बीच में देख रहे हैं हम बाबा की डोली लेकर जाते हुए। जी बिल्कुल, यही विधान है कि जो बाबा की डोली में जितने लोग लगे होते हैं वो सारे नंगे पैर ही केदारनाथ तक जाते हैं। और काफी कठिन ये यात्रा हो जाती है तब जब पूरे रास्ते में बर्फबारी पड़ी रहती है। 7 से 8 फीट जो है जगह जगह में वहाँ पे बर्फबारी पड़ी हुई है। कहीं बड़े जो है ग्लेशियर पॉइंट भी वहाँ पे बने हुए हैं। ऐसे में जो है कल जो है जब देखने वाली बात ही होगी, कल जब बाबा के कपाट खुलेंगे तो तब जो है वहाँ पे किस तरह का जो है उत्सव रहता है, क्योंकि काफी कम संख्या में लोग वहाँ पर हैं। लेकिन इंतजार सबको है बाबा के कपाट खुलने का, क्योंकि सभी लोगों की इच्छा है कि भले ही इस बार यात्रा जो है ना चल पा रही हो, लेकिन कपाट जो है समय पे खुले, यही सबकी इच्छा थी। और उसी के अनुसार जो है ये सब कार्यक्रम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी जो बाबा के भक्त दुनिया भर में है उनकी निगाह जो है बाबा केदारनाथ के धाम पर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो रुड़की से आ रही है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ है। भगवानपुर के मक्खन गांव में गई थी टीम सर्वे के लिए और स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। हल्द्वानी से खबर है जहां पर माने एम्बुलेंस ड्राइवर्स प्रशासन के मनाने पर माने ड्राइवर्स कोरोना सेफ्टी किट ना मिलने से थे नाराज। और आपको बता दें कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने कल काम करने से कर दिया था इनकार। प्राइवेट एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे कोरोना संदिग्ध एम्बुलेंस ड्राइवर्स को नहीं दी जा रही थी पीपीई किट और ड्राइवर्स ने जान दांव में लगाने से इनकार कर दिया था।
अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अपडेट्स कोरोना से जुड़ी हुई। प्रदेश के कोरोना अपडेट्स की बातें हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक कोई भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। ये अच्छी बात है, राहत की बात है। लॉकडाउन फेज 2 चल रहा है, जिसके अब आगे सिर्फ 5 दिन बचे हैं। आज से सिर्फ 5 दिन का समय लॉकडाउन फेज 2 का उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 5 दिन पूरे प्रदेश में 18 एक्टिव केस है, 11 हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। 10 लाख पर औसत 455 लोगों के हो रहे हैं टेस्ट। अगले 5 दिन में तय होगा 3 मई के बाद का रोड मैप। तो आपको अपडेट्स दे रहे हैं। अच्छी बात इस अपडेट्स में यही है कि अब तक कोई भी एक नया मामला सामने नहीं आया है कोरोना से जुड़ा हुआ। 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्रदेश के लिए, और न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि लॉकडाउन फेज 2 जो है वो अगले 5 दिन के बाद उसकी समाप्त सीमा सामने आ जाएगी। अब लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। और इस बीच आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कई मुद्दों को लेकर पीएम से चर्चा करते हुए नजर आए। राज्य के हालातों को लेकर पीएम को जानकारी दी गई, और सीएम ने पीएम को बताया कि राज्य में केंद्र की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में फार्मा फूड प्रोसेसिंग यूनिट को चालू कर दिया गया है। सीएम ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए। इकोनॉमिक रिवाइवल को लेकर काम किया जा रहा है, और इसके बाद विशेषज्ञ समिति के साथ कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। सीएम त्रिवेंद्र ने मनरेगा में काम का जो समय है 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने का सुझाव भी दिया था कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। और इस बीच मेरे सहयोगी सुनील नप्रभा जुड़ गए और जानकारी के साथ सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। सुनील, उत्तराखंड में जिस तरह से एक अच्छी खबर हम अपडेट्स दे रहे थे अपने दर्शकों को कोरोना से जुड़ी हुई, एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। देखिए कंचन, उत्तराखंड के लिए जो दोनों लॉकडाउन के फेज रहे, फेज 1 और फेज 2, काफ़ी लाभदायक रहे। उत्तराखंड ने इस दोनों फेज में जो कोरोना का संक्रमण था उसको कंट्रोल करने में बेहद सफल रहा है उत्तराखंड। और पिछले 24 घंटे में एक भी केस पूरे राज्य में नहीं आया। अभी तक के कुल 51 केस उत्तराखंड में नोट किए गए हैं कोविड-19 के, जिनमें से 33 लोग रिकवर कर चुके हैं और 18 अभी एक्टिव केस हैं जो विभिन्न जगह अस्पतालों में भर्ती हैं। इस लॉकडाउन के इस पीरियड में उत्तराखंड का जो सबसे हम कह सकते हैं कि जिसकी सीमाएं यूपी से लगी हैं, उधम सिंह नगर हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ पर शुरुआती दौर में 4 जमाती यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकले थे, और उसके बाद माना जा रहा था कि उधम सिंह नगर बेहद सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर नज़र रखनी होगी। तो ये अच्छी बात है कि उत्तराखंड को भी आज माफ़ कीजिएगा, उधम सिंह नगर को भी आज 22 दिन बीत चुके हैं, वहाँ पर नया कोई भी केस नहीं आया है। इस बीच जो पुराने 4 केस थे वो भी रिकवर कर चुके हैं। ठीक इसी तरह अल्मोड़ा को 24 दिन हो गए हैं जब वहाँ पर कोई भी एक नया केस नहीं आया। शुरुआती दौर में एक केस अल्मोड़ा में पाया गया था, जिसको आज 24 दिन हो चुके हैं। 24 दिन के बाद अल्मोड़ा ने भी जो कोरोना की जो चेन थी उसको ब्रेक करने में सफलता हासिल की है। ठीक इसी तरह पौड़ी में 33 दिन का समय बीत चुका है, कोरोना का एक भी केस नहीं आया। बिल्कुल, और 24 घंटे में एक नया मामला नहीं आया। सुनील नप्रभात, साथ ही हम देख रहे हैं और अपडेट्स भी दर्शकों को दे रहे हैं कि जो भी टेस्ट किए गए हैं 250 के करीब टेस्ट हैं, 237 के करीब टेस्ट है, वो सारे ही नेगेटिव आए हैं। बिल्कुल कंचन, लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य बात होगी कि उत्तराखंड में अभी भी जो टेस्ट करने की रफ्तार है वो बेहद धीमी है। केवल 3 सरकारी लैबों में अभी तक यहाँ पर कोविड-19 की टेस्टिंग हो रही है। इसके अलावा एक प्राइवेट लैब भी है जिसमें गिने चुने टेस्ट यहाँ पर चल रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार उत्तराखंड में करीब 10 लाख की आबादी पर 455 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं। ये एक औसत आंकड़ा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही कम है, 1-2% के आसपास बैठता है।
जरूरत है कि इसको बढ़ाया जाए और अगले 5 दिनों में राज्य में क्या स्टेटस रहता है कोविड-19 के इन्फेक्शन का, वो तय करेगा। तो कि यही एक डिसअपॉइंटमेंट है कि टेस्ट जो है उतनी रफ्तार से नहीं हो रहे हैं जितनी तेजी से होने चाहिए। बहरहाल शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, ऋषिकेश एम्स से खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एम्स प्रशासन हरकत में आया है। युवक ऋषिकेश एम्स के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत था, जो कि ऋषिकेश के बापूग्राम क्षेत्र में रह रहा था। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज के संपर्क में जितने भी मेडिकल स्टाफ के लोग आए उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है और इसी के चलते संपर्क में आए हुए 22 स्टाफ बताए जा रहे हैं, जो गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किए गए हैं। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को भी बंद कर दिया गया है और आपको यह भी बताएं कि प्रशासन ने बापूग्राम में मरीज के संपर्क में आए हुए 7 स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया। डीएम देहरादून आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि एम्स एक कोविड-19 अस्पताल है और ऐसे में उसको पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। इसमें अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि चूंकि ये यूरोलॉजी आईपीटी में काम कर रहा था, तो हमको वहाँ के सारे स्टाफ को व जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं सभी की टेस्टिंग करानी है। तो स्टाफ की ओपीडी में स्क्रीनिंग चल रही है और उनका सैंपल लिया जा रहा है। उसी तरह से जितने भी पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हैं उन सभी का सैंपल लिया जाएगा और उसको भेजा जाएगा। डॉक्टर्स का एम्स का होता है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में है, वहाँ पे जितने भी लोग थे जो प्राइमरी कांटेक्ट में आए हुए लोग थे उन सभी लोगों को जो है क्वारंटीन किया गया है और उसके बाद उनकी सैंपलिंग ली जा रही है। और इसके अलावा जो एरिया जिस जगह पर वो काम करते थे वो सैनिटाइज किया गया है और उसके बाद हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल चूँकि वो कोविड हॉस्पिटल भी है इसलिए वो हॉस्पिटल अभी रहेगा चालू, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक व्यक्ति का सैंपल अभी पॉजिटिव था जिनका कल आया है, बाकी अभी कुछ लोगों के सैंपल्स आए हैं वो निगेटिव हैं सभी और कुछों के अभी सैंपल्स की जो है टेस्टिंग चल रही है। श्रीनगर गढ़वाल में भी कोरोना की जांच के लिए आईसीएमआर से हरी झंडी है। पर्वतीय क्षेत्रों में एकमात्र मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल कोरोना की जांच हो सकेगी। आईसीएमआर से इसके लिए लिखित परमिशन मिली है। लैब में एक दिन में 45 जांचें हो सकेंगी, जो अगले 3 दिन में शुरू हो जाएगी। आपको यहां जानकारी दें कि कोरोना की जांच की ट्रेनिंग के लिए 5 लोग पीजीआई चंडीगढ़ भेजे गए थे। कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लैब की टेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। नंबर 2 जो है हमें समय पे जो है रिपोर्टिंग हो जाएगी। नंबर 3 जो यहाँ से हमें एक दूरी का जो था वो हमें कम हो जाएगा, तो कई चीज़ों में इसमें लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी से ये खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर मां गंगा के पवित्र धाम गंगोत्री से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा जल भेजा गया है। जी हां, गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से सोमवार सुबह गंगोत्री धाम से कलश में गंगा जल भर विशेष पूजा अर्चना की गई और इसके बाद गंगोत्री धाम मंदिर समिति के सचिव ने दूसरे पुरोहितों को ये गंगा जल दिया। इसे डाक के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मां गंगा मोक्षदायिनी है, ये कोरोना से लड़ने में पीएम मोदी की मदद करेगी। 26 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा अर्चना की गई है। मंदिर के पुरोहितों का मानना है कि पहली बार पूजा करवाने वाले व्यक्ति के लिए यहां से गंगा जल भेजा जाता है, जिससे मां का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्तिनः पूर्वा विश्वे तो पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी भी अपने घर से कामकाज निपटा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर उनकी चिंताएं जग जाहिर हैं और लगातार वो इसे लेकर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सक्रिय भी हैं। लोगों की मदद भी वो कर रहे हैं। कोरोना के इस दौर के बीच में न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए, आप कई सारे कार्यक्रम जो हैं वो निजी तौर पर भी करते रहते हैं। आप लंबे समय से अस्वस्थ रहे, उसके बावजूद आपकी कई कामों में बड़ी दिलचस्पी रहती है। तो लॉकडाउन के दौरान आपकी उत्तराखंड के सिलसिले में किन कामों में ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि प्रदेश ये जरूर जानना चाहेगा।
देखिए अमीश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे लगता है कि जब से लॉकडाउन हुआ हम लगातार उत्तराखंड में किस प्रकार से सेवा कार्य हो सकते उस बारे में विचार कर रहे थे और एक सरकार की तरफ से एक डाटा भी आया और ये सब तरफ से इनपुट भी आ रहा था कि कई हजारों की संख्या में सरकार ने 52,000 का एक आंकड़ा दिया है। लगभग 52,000 से अधिक युवा जो हमारे प्रवासी भाई हैं वो दिल्ली से, लखनऊ से, इलाहाबाद से, मुंबई से, अन्य अन्य जगहों से अपना काम छोड़ के अपने गांव आए हैं और अपने पहाड़ों के जो घर हैं उन पे आए हैं। अब देखिए पहाड़ बहुत समय पहले से ही एक पलायन का दंश झेल रहा था और लगातार माइग्रेशन हो रही थी, गांव निर्जन हो रहे थे। आप अक्सर देखते होंगे, आपने कई बार टीवी चैनल्स पे और अखबारों में खबरें पढ़ी होंगी कि उत्तराखंड में इतने गांव भुथा गांव हो गए, इतने गांव निर्जन हो गए, गैर आबाद हो गए। तो एक बड़ी उत्तराखंड के पहाड़ बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके गांव निर्जन हो रहे हैं। तो आज उन गांवों में बहुत से लोग आए हुए हैं जो अपने पैतृक घरों में आए हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि आज वो गांव आए, आज वो रिवर्स माइग्रेशन के बारे में सोचें, आज वो किस तरह से हमारे गांव दोबारा से आबाद हो सकते हैं उस बारे में सोचें। आज वह सोचें जरूर कि किस प्रकार से अपने व्यवसाय के कारण किसी तरीके से आय जो हब्स का हम पैदा कर सकते हैं गांव में, स्वरोजगार के माध्यम से बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं कि जिससे गांव में रोजगार मिल सके। अगर अमीर जी इस लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग भी हमसे कन्विंस हो पाए जो कि अपने गांव वापस रुक जाएं, किसी तरह का रोजगार गांव में कर लें, किसी तरह की, अब क्योंकि वो गांव में है तो समझ सकते हैं किस तरह का रोजगार वहाँ उस गांव में हो सकता है। अगर कुछ लोग कर पाएंगे तो जरूर इस लॉकडाउन को, जिसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम उसको एक अवसर में बदल सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके जो ऐसे हमारे प्रवासी भाई हैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके वहां रुक जाने में और किसी तरह का रोजगार शुरू करने में केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की या व्यक्तिगत तौर पे अनिल बलूनी की किसी प्रकार के सहयोग से कुछ लाभ हो सकता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। आपने देश के दूसरे हिस्सों में बसे उत्तराखंड के लोगों से एक संवाद किया, जो खबर भी हमने कई न्यूज़ चैनल्स में देखी, कई अखबारों में पढ़ी। उसमें फिल्मी हस्ती प्रसून जोशी थे, पर्यावरण विरुद्ध अनिल जोशी जी थे। क्या बात हुई, हम संक्षेप में से जरूर जानना चाहेंगे और उत्तराखंड के संदर्भ में। देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों का मानना है कि जो उत्तराखंड के जो विभूतियां हैं, जो उत्तराखंड की मेधा को पूरे देश में नहीं विश्व में माना जाता है, इन लोगों से बात करके समय समय पे कोई ऐसे रास्ते जरूर निकाले जाएं जो कि जनता के हित में हो। मैंने इन लोगों से बात की थी कि कोविड के लिए किस तरीके से हमको उससे उभरना है। बहुत सारे विचार आए हैं, जो विचार मेरे स्तर पे काम करने के लिए उन पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ ऐसे हैं जो केंद्र सरकार को भेजे जाने हैं, उनके लिए केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी मैंने कर ली है। कुछ राज्य सरकार को भेजने जा रहा हूँ और वाकई बहुत फ्रूटफुल बातचीत रही है और मुझे लगता है कि इसी तरीके से सब लोग मिलकर कुछ करेंगे तो उत्तराखंड को वाकई एक श्रेष्ठ राज्य बना पाएंगे, ये जरूर है। अगला सवाल उत्तराखंड के उन लोगों के लिए जो पर्यटन में लगातार लगे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब 40 दिन का हो जाएगा, 3 मई को ये लॉकडाउन कंप्लीट। उसके बाद आगे क्या फैसला सरकार लेती है, प्रधानमंत्री लेते हैं, मुख्यमंत्री लेते हैं, वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, पर्यटन इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ है और पर्यटन के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप उनको, जो खासतौर पर उत्तराखंड के लोग हैं जो उस कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो उस कारोबार में लगे हुए हैं? देखिए अवैश जी, आपने ठीक कहा, उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी पर्यटन है। अब देखिए ये सीजन है, इस दौरान हमारे यहाँ छोटे छोटे होटल वाले, छोटे ढाबे वाले, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवसाय पर्यटन से जुड़ा है। आप देखिए जब आप टैक्सी वाले नैनीताल की ओर जाते हैं, जब आप मसूरी की ओर जाते हैं, जब आप चार धाम पे जाते हैं, तो प्रत्येक देखेंगे छोटी थोड़ी जगह पे भुट्टे वाला भुट्टा बेचता है। अब वो इस 3-4 महीने में अपनी पूरे साल भर की कमाई करता है। इसी प्रकार से खच्चर वाला है, इसी प्रकार से नैनीताल में
जो नाव वाला है, इस छोटे छोटे काम करने वाले साल भर का अपना जो पूरा खर्चा है वो इन 4 महीनों में अपना इनकम कर पाते हैं। अब निश्चित तौर पे वो सब खराब हो गया है। होटल, जो बड़े होटल हैं, जो बीच के स्तर मध्य वर्ग के होटल हैं, उनमें देखिए उनकी किस्तें जानी है, कैसे होगा सारा, तो नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। और पर्यटन के लिए एक बार इस विभीषिका से हम निकल जाएं, उसके बाद जरूर रास्ता सोचा जाएगा। केंद्र सरकार से भी हम आग्रह जरूर करेंगे कि पर्यटन विभाग व्यवसायियों के लिए क्या करना चाहिए, राज्य सरकार से ही बात करेंगे। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं कुछ और इन खबरों के साथ।